सुबह के 8:35 हुए हैं। मंगल का दिन है। मैं हूं आपका मेजबान इशफा गौहर और आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं जी सलाम जेके। हस्बे वादा आपके सामने हर दिन सुबह सुबह आते हैं इस कोशिश के साथ कि आप जब ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, अपने काम को निकलने की तैयारी में रहते हैं, तो हम आपको इस पल अपडेट करें कि देश दुनिया के अंदर क्या कुछ चल रहा है। न सिर्फ देश दुनिया की बात करें बल्कि जम्मू कश्मीर के सियासी अकराज मकासद और सियासी उफक पर किस तरीके से मामलात बदल रहे हैं, बन रहे हैं, उस पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। 9:40 का वक्त होता है जब आप और हम बराह रास्त बात करते हैं, आपके दिल की आवाज को हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मसाइल का हल निकालने की कोशिश करते हैं, यानी आपकी आवाज हुकूमती इदारों तक पहुंचे, इसलिए हमारी फोन लाइन्स भी खुलती हैं। और प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से प्रोग्राम का आगाज हम माजी के औराक को पलटने की कोशिश करते हैं, यानी हम देखते हैं कि 4 जनवरी को माजी में क्या कुछ हुआ है। अगर जो दुनिया भर के अंदर कई अहम तरीन वाकयात हुए हैं, लेकिन उनमें चंद वाकयात की अक्कासी आपको हर दिन सुबह सुबह करवाते हैं आसिफ रशीद। प्रोग्राम के मुताबिक आज भी आसिफ मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा हिस्ट्री पर चलिए और बताइएगा कि आज 4 जनवरी को क्या कुछ खास रहा है। खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम सलाम जेके आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है और तय फॉर्मेट के मुताबिक आगाज करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से। और आज खास हिस्ट्री ऑफ द डे में क्या कुछ है 4 जनवरी और 4 जनवरी को माजी में कुछ अहम वाकयात हैं, ये जरा आपको बताते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे आज के दिन की। 1950 में आज ही के दिन पाकिस्तान ने चीन को तस्लीम किया था। 1950 के बाद 1959 में आज एक और पेशरफ्त हुई जहां ल्यूनावन पहला खिलाई तैयारा था जो चांद की जमीन पर उतरा था। साइंसदानों के लिए आज का दिन बड़ा अहमियत का हामिल। 1762 में इंग्लैंड ने आज ही के दिन स्पेन और नेपल्स, जिसे अब नेपाल के नाम से आप जानते हैं, नेपोलिस भी कहा जाता रहा है, इसके खिलाफ जंग का बाकायदा ऐलान किया। साल 2009 में आज ही के दिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने यूपीए से ताल्लुकात खत्म किए, यानी तकरीबन 12 बरस इसको भी बीत चुके हैं। 2002 में आज ही के दिन बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर हिंदुस्तान पहुंचे थे। 1990 में पाकिस्तान में आज ही के दिन 2 ट्रेनों के दरमियान तसादुम हुआ और 307 अफराद जहां अपनी जान गंवा बैठे थे इस ट्रेन के हादसे में। वहीं सिंध और इस्लामाबाद से जाने वाली जो ट्रेन थी, इसके तसादुम में तकरीबन 650 से ज्यादा लोग, यानी जितने लोगों की मौत हुई थी उससे दुगना जख्मी हुए थे। 1948 में आज ही के दिन बर्मा, मौजूदा म्यांमार ने बरतानिया से आज़ादी का ऐलान किया। आज आज़ादी का दिन बर्मा में यानी म्यांमार के अंदर मनाया जा रहा है। और 1962 में आज ही के दिन पहली खुदकार यानी बगैर पायलट वाली सबवे ट्रेन न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका के अंदर चलाई गई। ट्रेन का पहले भी आगाज तो हो चुका था, लेकिन बगैर पायलट वाली या सबवे ट्रेन के नाम से जिसे आप जानते हैं, न्यूयॉर्क से 4 जनवरी 1962 को आज ही के दिन इसकी शुरुआत अमेरिका से की गई थी। हिस्ट्री ऑफ द डे में आज बस इतना ही। बढ़ते हैं आगे और शुरुआत आज भी तय फॉर्मेट के मुताबिक। और सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर में इंतजामी मोर्चा चलाने वाले अफसरान की और मरकजी सरकार के कुछ फैसलों की। चलिए जी, आज खबरों की सफर का आगाज जो है वो करते हैं पूरे मुल्क के अंदर किसानों की, लेकिन जम्मू कश्मीर के किसानों की आज बात करते हैं। आज मुल्क के किसानों की लगातार आप पिछले 1 साल के दौरान बात सुनते आ रहे थे, क्योंकि वो जंतर मंतर पर एहतजाज पर थे, वजीर आज़म का बयान था और वजारत के मुख्तलिफ लीडरों के बयान थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के किसानों की हालात क्या कुछ है, इस पर आज जरा गुफ्तगू करते हैं और बात करते हैं उस बड़े ऐलान की जो हुकूमत वक्त की तरफ से किया गया था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरे मुल्क के अंदर नाफिजुल अमल रहेगी और नागहानी सूरत के अंदर अगर कोई नुकसान किसानों को होता है तो उसका माकूल और मुनासिब मुआवजा दिया जाएगा। पहल अच्छी थी, कोशिश अच्छी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर का बाबा आदम ही निराला है। यहां पर यह स्कीम मुतारुफ कराई गई, लेकिन शर्त शरूत के साथ। और आज जब 4 जनवरी को आप और हम बात करते हैं तो आज भी इस पूरी स्कीम का फायदा किसानों को नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये नॉन स्टार्ट आप मानिए, यानी ये स्टार्ट ही नहीं हुई।
पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लेने की कोशिश की गई और वो पायलट प्रोजेक्ट भी फेल हुआ है। 20 अजला हमारे हैं, एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर 20 डिस्ट्रिक्ट्स है, कश्मीर प्रोविंस जम्मू प्रोविंस को मिलाकर 20 डिस्ट्रिक्ट्स है और उन 20 में से ट्रायल बुनियाद पर या पहले मरहले पर 4 अजला के किसानों को ये यकीन दिलाया गया, ये भरोसा दिलाया गया कि आपको इस जुमरे में लाया गया है। तो फिर इन 4 अजला के किसानों की हालत क्या है, ये बड़ा दिलचस्प है। हालात ये है कि इन किसानों को रियासती इंतजामिया, रियासत के मौजूदा इख्तिदार में बैठे अफसरों ने यकीन दिलाया कि आपका फसल का बीमा हो गया है, लेकिन जब जरूरत पड़ी, जब वक्त आया तो मालूम पड़ा न तो रियासती इंतजामिया ने अपना शेयर दिया और न ही मरकजी हुकूमत ने अपना शेयर दिया, जिसकी वजह से किसान जिसके ऊपर कुदरत की मार पड़ी उसे एक भी पैसा इस स्कीम का, इस योजना का, इस फायदे का नहीं मिला है। अब मिसाल के तौर पर आप याद रखिएगा, जो 4 जिले हमारे आए जिनमें कहा गया कि इंश्योरेंस कवर कर दिया गया जी, उसमें भी ये कहा गया कि आपका इंश्योरेंस कवर जो है वो खरीफ क्रॉप पर नहीं होगा जी, फसल पर नहीं होगा। और फिर आपको याद होगा कुछ हंगामा शंगामा वो कहा गया कि नहीं जी करते हैं। और अक्टूबर का महीना था, पिछले साल 30 अक्टूबर के आसपास जबरदस्त ज़ालाबारी हुई, बारिशें हुई और उस बारिशों की वजह से जम्मू सूबे के किसानों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। 51,000 से ज्यादा किसान तो कहा गया कि जम्मू, सांबा, उधमपुर और अनंतनाग, जम्मू, सांबा, उधमपुर 3 जिले जनाब जम्मू प्रोविंस के और अनंतनाग जिला एक वाहिद जिला जो था वो सूबा कश्मीर का था, जिसे इस स्कीम के दायरे में लाया गया था। लेकिन स्कीम के दायरे में लाने के बावजूद भी एक भी पैसा नहीं दिया गया। क्यों? यूनियन टेरिटरी और स्टेट गवर्नमेंट के जो इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरान हैं, और अगर जो खबर हमारे पास है, जो प्रीमियम देना था यानी जो इब्तिदाई किस्त सरकार ने देनी थी उस इंश्योरेंस कंपनी को उन्होंने दी नहीं और मरकज ने अपना पैसा दिया नहीं, जिसकी वजह से किसानों को जबरदस्त नुकसान जो है यहां पर उठाना पड़ा। अब जो इस पूरे मिशन के साथ जुड़े हैं, मिशन डायरेक्टर एग्रीकल्चर, चाहे वो जम्मू हो या कश्मीर हो, उनके दफ्तर के साथ जब आप राब्ता करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जनाब ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्या हुआ, किसानों की बहबूद के लिए जो कदम उठाना था क्या हुआ, तो कहा जा रहा है कि जनाब प्रीमियम में डिले हुआ, इसलिए लास्ट ईयर हुआ नहीं, इस बार हम बजट एलोकेशंस को बीच में रखने की कोशिश करते हैं। दूसरी बड़ी बात जो टेक्निकल बात सामने आ रही है और ये मेरी समझ से बाहर है कि किस तरीके से उसको अप्रूव किया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री और दीगर लोगों ने, कि जनाब प्रीमियम जो था वो चीज ज्यादा देना था और वो बजट एलोकेशन में फिट नहीं बैठता था। जब टेंडरिंग प्रोसेस हुए तो उस वक्त आपने इसको एलो क्यों किया, ये एक बड़ा सवाल था। आप उससे नीचे वाले को भी ले सकते थे या रिटेंडर कर सकते, यानी 2 साल का वक्त आपका जाया हो गया। पिछले 1 साल में भी एक पैसा नहीं मिला, उससे पहले भी फसल बीमा का एक भी पैसा जम्मू कश्मीर के किसानों को नहीं मिला। और अब क्या कहा जा रहा है, नए माली साल में ये कोशिश करेंगे कि दोबारा से टेंडर फ्लोट करे, दोबारा से कोई कंपनी आए वो टेंडर डाले और हम उसको सेट करेंगे जी बजट एलोकेशन। ये चीजें पहले भी हो सकती थी, नहीं हुई, अब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब मुल्क के किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए वजीर आजम 3 कानूनों को तहलील कर सकता है, खत्म कर सकता है, किसानों की बात को सुनकर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, तो जम्मू कश्मीर के किसानों का जुर्म क्या है? क्यों उन्हें इस फसल बीमा योजना के तहत नहीं लाया जा रहा? क्यों? हमारे जम्मू कश्मीर के मौसम का मिजाज ही अलग है। कब बारिश पड़ेगी, कब बर्फ होगी, किसी को कुछ नहीं पता है, और कब क्या कुछ होगा यह प्रेडिक्ट करना भी मुश्किल है। इस बीच सबसे ज्यादा नुकसान हॉर्टिकल्चर प्लानिंग में तो होता ही होता है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जो हमारे लोग जुड़े हुए हैं, एक कसीर आबादी जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई है, उन्हें एक भी पैसा फसल बीमा योजना का नहीं मिला जम्मू कश्मीर के अंदर। इसके पीछे की गलती क्या है, क्या कुछ लिक्विनाज है, डिटेल के साथ मैंने आपके सामने अच्छा, इस उम्मीद के साथ जी कि अब अगला माली साल शुरू होने जा रहा है मार्च में, उससे पहले ये सारी जो परेशानियां हैं इन्हें खत्म किया जाए। जी थोड़ा सा मुश्किल जरूर लग रहा है, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो हाल ही में जो नुकसान भी किसानों को मुख्तलिफ अजला में हुआ है, वादी के अंदर बर्फबारी से हो या जम्मू के अंदर हवाएं चलने से, तालाबारी से या बारिशों से, तो अगर शायद फसल बीमा होता, ये इंश्योरेंस कवर होता, ये उसी हेल्थ स्कीम की तरह था जहां पर आपको नुकसान का तखमीना लगाकर सरकार फौरी तौर इंश्योरेंस होने की बिना पर आपको यहां मुआवजा भी फौरी तौर पर दे देती थी। कुछ दिन पहले हमने आपको एक रिपोर्ट बताई थी जहां जम्मू सूबे के अंदर भी किसान
सरहदी इलाकों में बिलखुसूस दो तरह के चैलेंजेस हैं। मौसमियाती तब्दीली से नुकसान उठाते हैं तो वहां से भी उन्हें परेशानी, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर या एलओसी के आसपास जो किसान है वो इस योजना का या इस फसल बीमा का अभी तक इंतजार कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को अगर आज के वक्त में होता तो शायद इसका बराह रास्त फायदा भी पहुंचता। बात जब किसानों की हो रही है तो यहां पर अब जरा अगली खबर पर भी चलते हैं और बात अब सेब कारोबारियों की भी करते हैं, जो इस वक्त कहीं ना कहीं इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। और बिलखुसूस वादी कश्मीर से मुल्क के बड़े हिस्सों में या मुल्क की सबसे बड़ी फ्रूट मंडियों में पहुंचने वाला सेब इस वक्त ये कारोबार मुतासिर हो रहा है। और इस वजूहात क्या है वो इन किसानों की बात भी आपको सुनाएंगे, लेकिन तकरीबन पिछले 1.5 साल से ये इल्जाम मुसलसल लग रहा है कि वादी कश्मीर से अगर आसानी से सेब मुल्क के बाकी हिस्सों में बड़ी मंडियों में यहां तक कि पूरे सेंट्रल एशिया तक जाता था, लेकिन आज के वक्त में क्या जरूरत पड़ी है कि गैर कानूनी तरीके से उस सेब को साइडलाइन करके मुल्क के बाहर से ईरान का सेब हिंदुस्तान में पहुंचाया। देखिए, पहली परेशानी आपको याद होगा कि पिछले साल में कंटिन्यूसली हमने कैंपेन आपको दिखाया था, हमने इन हॉर्टिकल्चर और इन किसान भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हुए थे जब खबर यह आई थी कि जनाब दिल्ली के अंदर अफगानिस्तान का सेब मुतारफ कराया जा रहा है, अफगानिस्तान से सेब जो है वो लाया जा रहा है, और चूंकि उसमें टैक्स और दीगर चीजें कम है इसलिए इसको चलाया जा रहा है। और उसकी वजह से मार्केट जो स्टेबिलिटी थी कश्मीरी सेब की वो खत्म हो रही थी और लगातार फाइनेंस मिनिस्ट्री तक वो मामला पहुंचा और एश्योरेंस आई। इसके बाद लग रहा था कि शायद ये मामला थमेगा, लेकिन अब की कहानी जो और ही कुछ सामने आई। ईरान के सेब को अब दिल्ली के बाद जम्मू कश्मीर के बाजारों में भी मुतारफ कराया जा रहा है, मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में मुतारफ कराया जा रहा है, जिसकी वजह से अपनी पैदावार जो कश्मीर की सेब की पैदावार है वो तो बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन खरीदार उसका बन नहीं पा रहा है और जो उस पर खर्चा आ रहा है वो पूरा नहीं हो पा रहा। न उस काश्तकार का जो उसकी काश्त करवाता है, जो उन फसलों को लगवाता है, उम्मीद होती है साल भर के बाद कि उन्हें कोई पैसा मिलेगा, और ना ही इस कारोबार के साथ जुड़े लोगों का, चाहे वो कमीशन एंड फॉरवर्डिंग एजेंट हो या मंडियों के बड़े बड़े व्यापारी हो, उनका भी मानना कि जो निजाम चलाया जा रहा है उसमें तो कश्मीरी सेब आने वाले 2 साल के अंदर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। और जो ये सुनहरी इंडस्ट्री एक हमारे पास एक वाहिद इंडस्ट्री अब बची थी, ये भी आहिस्ता आहिस्ता करके दम तोड़ेगी। टेक्निकलिटीज को अगर आप एक बार याद रखिए, उसके बदला मेहमानों के पास चलेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे, आप भी समझिएगा कि मामला कहां की ओर जा रहा है। फिगर्स हमें बता रही है कि जनाब कश्मीर के अंदर जो 1.5 मिलियन से 1.8 मिलियन मीट्रिक टन सेब उगता था, चाहे वो कोल्ड स्टोर्स के अंदर रहता है या कहीं और पर रहता है, तो ये कैपेसिटी भी बढ़ी, लेकिन जब कैपेसिटी बढ़ी हाइब्रिड सीड्स को लगाया गया, 10 तरह की चीजें की गई, लेकिन अब मार्केट ब्रेकडाउन हो रहा है जिसकी वजह से काफी परेशानियां हो रही। लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने मामले रखे गए, सूबाई इंतजामिया के सामने मामला रखा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने मामला रखा गया। जब मामला बना नहीं उसके बाद तंग आमद जंग आमद वाला मामला है। तस्वीर आपके सामने, कल पूरे दिन एहतजाज करते रहे और आज भी इंतजार में है कि हुकूमती इदारे जो है वो बाहस बने और इस संगीन मामले की ओर तवज्जो दे। अब यह मामला संगीन क्यों है? हजारों घर इसके साथ जुड़े हुए हैं और कश्मीर की इक्तिसादियत का एक बड़ा हिस्सा इसके साथ जुड़ा हुआ है। क्या ये इक्तिसादी पहल जो है, जो जम्मू कश्मीर की इक्तिसादियत में एक अहम रोल है, फाइनेंस के अंदर एक अहम रोल इस इंडस्ट्री का है, क्या जानबूझकर इसको नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश तो नहीं हो रही है? एक बड़ा सवाल है जी। चलिए, हमारे साथ इस वक्त फयाज अहमद साहब हैं, सदर हैं फ्रूट एसोसिएशन सोपुर के, फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं और उसके बाद एक और मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया फयाज साहब ज्वाइन करने के लिए। मौजूदा सूरत हाल में जो आपके इल्जामात हैं और जो आपके खदशात हैं, इनका इजहार मुसलसल मीडिया के सामने आप कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया के साथ ये मामला कहां तक पहुंचा और क्या ये चीजें जब जम्मू कश्मीर तक आप कह रहे हैं कि अब सेब ये पहुंचना शुरू हो गया है जो मुल्क के बाकी हिस्सों में पहले पहुंचता था ईरान से, उस पर सरकार की तरफ से या मुतलका इंतजामिया की तरफ से कोई नोटिस लिया गया जब से आपने मामला नोटिस में लाया? गवर्नर साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि कश्मीर वैली, जम्मू कश्मीर स्टेट जो फ्रूट इंडस्ट्री, ये बैकबोन है स्टेट की। बिल्कुल जी। लेकिन उसमें से पिछले 5-6 सालों से ये जवाल तजीब हो रही है। अब 2016 में अनरेस्ट हुआ, उसके बाद 17-18 में बर्फबारी अचानक हो गई जिससे काफी सारे नुकसान उठाने पड़े। उसके बाद 2019 में जो कोविड आया उसकी वजह से भी हमारी मंडियां बंद रही, वो लोग घरों में रहे और आगे जो बड़े बड़े मार्केट थे हिंदुस्तान में वो शहर बंद रहे, जिससे लोगों को काफी सारे नुकसान उठाने पड़े। उसके बाद 2020 में जो लग रहा था कि इस साल से ठीक है, उतनी फसल ज्यादा नहीं थी, लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने जो ईरानियन फसल
अभी 2-1.5 महीने पहले जो हमारा मार्केट 1,000-1,200 रुपए तक हमारी पेटी बिक रही थी, लेकिन ईरानियन एप्पल के आने से हमारी पेटी जो इस वक्त 500-600 रुपए में बिक रही है, और ये सीधा अगर जो बेसिक ग्रोवर है उसमें पड़ जाता है। हमने बार बार गवर्नमेंट से यह बात की है, क्योंकि हमारा एक एप्पल जो अमेरिकन है वो बांग्लादेश जाता है। बांग्लादेश गवर्नमेंट इस पर 9.5 लाख रुपए हमारे एक ट्रक पे टैक्स लगाती है जी। हम बार बार कहते हैं ये टैक्स खत्म करो, लेकिन बांग्लादेश गवर्नमेंट नहीं मानती है। अगर हिंदुस्तान में ईरानियन एप्पल आता है, उस पर टैक्स क्यों नहीं लगाया जाता है? वो टैक्स फ्री क्यों आ जाता है? और ये सीधा असर जो है यहाँ के ग्रोवर्स पे पड़ जाता है। अभी हमारा रनिंग में जो है करीबन 10 से 20% एप्पल जो रनिंग में हिंदुस्तान की मंडियों को जाता है, वो भी पड़ा है, लोग डालते ही नहीं क्योंकि आगे मार्केट सही नहीं मिलता है। और स्टोरों में हमारा माल करीबन 15-20% है, जिससे काफी सारे नुकसान यहाँ के ग्रोवर्स पे पड़ रहे हैं। अच्छा जी, से बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी ये मामला उठा था पिछले साल, और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये एश्योर किया गया था कि अफगानिस्तान के रास्ते से जो माल आ रहा है जी, इसको रोक दिया जाएगा, और फिर कोविड की वजह से शायद थोड़ा बहुत रुका भी होगा। तो क्या ये जो लास्ट टाइम वाला मामला था, ये इन कंटिन्यूएशन विद दैट है, उसके साथ ये मिलता है, या वो भी आ रहा है और ये दूसरा रास्ता भी खुल गया है? सर, इसमें क्या करते हैं, अगर अफगानिस्तान और इंडिया का कुछ है वो टैक्स फ्री आ जाता है, लेकिन इससे ईरानियन का भी माल इधर से ही आ जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी गलत बात हो रही है। और यहाँ क्योंकि बैकबोन है, एक किसान जो अपना सेब उगाता है, डायरेक्ट उस पर असर पड़ जाता है। हम बार बार 3-4 सालों से ये करें कि इस पर बैन लगनी चाहिए, अगर आएगा भी तो इस पर टैक्स लगना चाहिए, ताकि ये यहाँ महंगा हो जाएगा और यहाँ के जो सेब उगाने वाले उनको डायरेक्ट फायदा मिल जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है, जो वादे करते हैं लेकिन नहीं होता है। क्रॉप इंश्योरेंस का हमने बार बार इनको बोला है, लेकिन नहीं करते हैं ये लोग। अभी हमने स्टोरों में जो पिछले साल माल रखा था उसकी सब्सिडी बोली थी, लेकिन किसी ग्रोवर को आज तक कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है। जैसे आप देखें हिमाचल में अगर ग्रोवर्स को फैसिलिटीज मिलती है, पेस्टिसाइड्स में, फर्टिलाइजर में, ट्रांसपोर्ट में, हर चीज में उनको सब्सिडी दी जाती है, लेकिन यहाँ के ग्रोवर को कोई, क्योंकि खर्चा आप देखें 400 से 500 रुपए तक पेटी पे खर्चा आ जाता है, और लोग जो है बैंकों के कर्जों के नीचे दब चुके हैं। और सिर्फ हम बैंकों के लिए इस टाइम काम करते हैं, क्योंकि हम बैंकों के मतलब लेबर बन चुके हैं, हम बैंकों के लिए कमाते हैं और ये सारा बैंक ले जाता है। मैं गवर्नर साहब आपकी वसादत से ये एलजी साहब से अपील करना चाहते हैं, कम से कम केसीसी लोन 3 लाख रुपए तक का जो है उसको वेव ऑफ किया जाए, ताकि एक बेसिक जो ग्रोवर है उसको फायदा मिल सके। बहुत शुक्रिया जी फयाज साहब ज्वाइन करने के लिए। मुदस्सिर भट्ट साहब भी हैं, सदर फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन सोपोर मेरे साथ है जी। मुदस्सिर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। मामला आप सुन ही रहे थे कि फयाज साहब भी बता रहे थे, लेकिन एक चीज और इसमें जरा वजाहत के साथ आपके पास आना चाहूंगा। ये जो सब्सिडी के बगैर चीजें लाई जा रही है और मुल्क के अंदर मुतारिफ कराई जा रही है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की सन्नत का एक बड़ा हिस्सा जो है इस वक्त इंडस्ट्री का, एप्पल इंडस्ट्री, वो बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। लास्ट टाइम भी ये मामला उठा, एश्योरेंस के बाद शायद थोड़ा सा फर्क पड़ा हो, एक बार फिर ये देखने को मिला। लेकिन मैंने इससे पहले बात की थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, जो एग्रीकल्चर के लिए है। इसके साथ सरकार ने हॉर्टिकल्चर के लिए भी काफी स्कीमें मुतारिफ कराई थी, और ये एश्योर किया था दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक कि अब हर एक हॉर्टिकल्चर के साथ जुड़े लोगों को फायदा मिलेगा, चाहे वो ग्रोवर है या बायर है, दोनों को जी फायदा मिलेगा, क्योंकि हमने बड़ी स्कीमें मुतारिफ कराई। क्या आप भी इस बात के कायल है कि सरकार का हुक्मनामा सिर्फ फाइलों तक महदूद रहा और ग्राउंड जीरो पर नहीं है? और ये जो एहतिजाज की बातें हो रही है, कल से हम जो गुस्सा देख रहे हैं, क्या इसका कोई रिएक्शन सरकार की तरफ से आपके पास आया है? हेलो मुदस्सिर साहब, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी 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 कंटिन्यू कीजिएगा। जी जैसा कि फयाज साहब जो हमारे डीलर्स प्रेसिडेंट है, उन्होंने बखूबी सभी आपके सामने रख लिया, क्योंकि पिछले कई सालों से हमारी इंडस्ट्री को हिट हो रही है, भले नामसाइद हालात हो या आर्टिकल 370 जो विवोक हो या कोविड की वजह से, तो हमारी जो इंडस्ट्री है हर साल पीछे जा रही है। बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया जाए जिससे ग्रोवर को कोई राहत मिल जाती। जैसे कि फयाज साहब ने बोला कि एक एश्योरेंस हमको दी गई थी कि थोड़ा सा कंपनसेट किया जाएगा, क्योंकि कोविड की वजह से जितने भी माल स्टोर में पड़े थे या लोगों के पास पड़े थे, गवर्नमेंट ने एश्योर किया था हमको
जिसमें नेफेड की टीम भी एक हमारी फूड मंडी सोपोर में आई। उन्होंने कहा था कि थोड़ा कंपनसेट करेंगे, कुछ रेट जो स्टोर के या गाड़ियों के रेट उसमें गवर्नमेंट कुछ कंपनसेट करेगी। एक महीने तक फॉर्मेट फिल किया गया, गवर्नमेंट ने एश्योर किया ग्रोरों को या डीलर्स को, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, खाली ग्राउंड लेवल पे जीरो है बिल्कुल। क्योंकि हमारा जो ये सेक्टर है, मेन सेक्टर फ्रूट इंडस्ट्री है, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं कश्मीर में। अगर आप देख लीजिए तकरीबन 2 से 3 लाख फैमिली इससे कनेक्टेड है। पूरा कश्मीर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पे डिपेंड है। तो गवर्नमेंट को चाहे कि इसकी तरफ पूरा तवज्जो दे। हालांकि फयाज साहब ने भी आपको बोल दिया कि क्रॉप इंश्योरेंस जो कि हिमाचल में मिल रहा है, लेकिन कश्मीर में ऐसा सोतेला व्यवहार हमारे साथ हर एक चीज पे किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे अभी पेस्टिसाइड्स को चेक करने के लिए पेस्टिसाइड्स की लेबोरेटरियां होनी चाहिए जो प्रॉपरली चेक करे, वो भी नहीं है। हर एक चीज में हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सरकार का मानना है कि देखिए जी हम बहुत आगे जा रहे हैं जी, एडवांस टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे ग्रोवर और बायर दोनों को फायदा होगा। यानी वो जो बयान है उस बयान को कितना सही तस्वर करते हैं जी, ग्राउंड जीरो पर वो इंप्लीमेंट हो रहा है और जो ताजिर है उसे फायदा है, जो मालिक बाग का है उसे फायदा है, और जो लोग इसके साथ जुड़े हैं उनकी रोजी रोटी पर खतरा नहीं मंडरा रहा है। अगर गवर्नमेंट चाहते हैं कि आप हाई डेंसिटी की तरफ आ जाइए, एग्रीकल्चर जो लैंड है उस पर भी हाई डेंसिटी प्रोड्यूस कीजिए, इसका मतलब है कि हमारी प्रोडक्शन जो है वो और अप हो जाए। लेकिन जब हम अभी प्रेजेंट सिचुएशन में देखें जो हमारे पास प्रोडक्शन है वो अभी हमारी प्रोडक्शन पिट रही है। अगर हम और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और ऐसे ही हालात रहे जो कि इलीगल तरीके से पिछले कई सालों से हमारे जो वाघा बॉर्डर है वहां से माल आ रहा है अफगानिस्तान के नाम पर, ईरानियन एप्पल जो मार्केट में अभी बिक रहा है और हमारी पर पेटी में 4 से 5 सौ रुपये नुकसान लग रहा है। अगर यही हालत रही तो लोग तो जो पुराने बाग है उसको काट देंगे, क्योंकि अभी जितना खर्चा आ रहा है उन पे डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कोई एश्योरेंस आपको मिला कि जनाब इस मैटर को देखा जाएगा, या सूबाई इंतजामिया से कोई राब्ता आपका हुआ कि जनाब हम आपके इशू को देख रहे हैं, जेन्युइन डिमांड है, या जेन्युइन डिमांड आपकी नहीं है जी, ये स्टेट पॉलिसी हमारी है, इसको तो चलना ही चलना है? अभी टिल डेट अभी हमारे को अभी ऐसी कुछ एश्योरेंस नहीं मिली कि आपकी इस डिमांड को पूरा किया जाए। बशीर साहब या मलिक साहब ने इससे पहले भी एक इनिशिएटिव लिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लेटर भेजी थी या एलजी साहब को भी लेटर भेजे, लेकिन अभी टिल डेट तक कभी कोई एश्योरेंस नहीं मिली। कोई हमको ये बताने के लिए नहीं आया कि आज इससे कोई काम हो रहा है या इस पे टैक्स लगाया जाएगा या फिर उसको बंद किया जाएगा। जैसे कि इससे पहले कीवी आ रही थी, कीवी टोटल बैनड हुई, ईरानियन कीवी जो वाघा बॉर्डर से आ रही थी। हम चाहते हैं कि वैसे ही जो वाघा बॉर्डर से एप्पल आ रहा है इलीगल तरीके उसको भी बैन किया जाए, ताकि हमारा जो ग्रोवर है, बेसिक ग्रोवर कश्मीर का है, वो राहत की सांस ले। बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। जो किसानों का जो मुद्दा था ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट था जी। एक वो किसान जो एग्रीकल्चर के साथ है, परेशानी हाल है क्योंकि फसल बीमा उसके पास है नहीं, और एग्रीकल्चर के बाद हॉर्टिकल्चर सेक्टर की जब मैं आज बात आपके सामने रख रहा था तो मामला आपके सामने है। ईरान का मामला कहां से आता है जी? अफगानिस्तान से आ रहा है। टैक्स फ्री कर दिया जिसकी वजह से हमारी जो घरेलू सन्नत है उस पर बुरा असर पड़ रहा है। और फिर जब आप स्टेट जम्मू कश्मीर को या यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का मुकाबला हिमाचल से करेंगे तो हिमाचल के किसानों को जो फायदे दिए जा रहे हैं उनसे महरूम रखा गया है जम्मू कश्मीर के लोगों को। फायदा तो दूर की बात, एश्योरेंस भी अब नहीं आ रही है कि क्या इस पर कोई काम होगा या नहीं होगा। इस उम्मीद के साथ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले की ओर देखे, क्योंकि मामला इंतहाई संगीन है और सरहदी रियासत होने की वजह से जो हमारे वसाइल है वो काफी महदूद है, और अगर इन पर भी शब खून इस तरीके से मार चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमें किसको लेकर हाथ में आना पड़ेगा और फिर मामला बिगड़ सकता है। तो फिलहाल उम्मीद करें कि सब बेहतर हो। बढ़ते हैं जी आगे, जरा बेहतरी की भी खबर आपको बताते हैं, क्योंकि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों कल इंतहाई अहम तरीन प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा जा रहा है, और यह संगे बुनियाद उस वक्त रखा जा रहा है जब पंजाब के अंदर तो चुनाव है लेकिन फायदा जम्मू कश्मीर को भी मिल सकता है। वज़ीर आज़म कल 39,500 करोड़ रुपए का मंसूबा जो है जिस पर सरकार पैसा इतना खर्च करने जा रही, यानी दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, जिसका ऐलान आपको याद होगा कि पिछले साल कर दिया गया था सरकार की तरफ से, उसका संगे बुनियाद कल वज़ीर आज़म रखने जा रहे हैं। और दिल्ली से अमृतसर और कटरा तकरीबन 40 मिनट का सफर, यह एक्सप्रेसवे जब बनकर तैयार हो जाएगा तो तकरीबन 40 किलोमीटर का सफर जो है उसको कम कर देगा। जो इस वक्त आपको दिल्ली से कटरा पहुंचते हुए वक्त लगता है उसमें काफी कमी हो जाएगी। इस बीच तकरीबन 4 रियासतों और यूटी से जुड़े लोग या जो मुसाफिर इस एक्सप्रेसवे से रोजाना की बुनियादों पर या जिनका सफर करना यहां से जरूरी है,
उनको बहुत कम वक्त लगेगा। तकरीबन 4 रियासतों और मरकज के ज़ेर-ए-निज़ाम इलाके जम्मू और दिल्ली को भी इससे बराह रास्त फायदा पहुंचने वाला है। कुल जाकर इस पर खर्च जो है 669 किलोमीटर लंबाई वाला ये एक्सप्रेसवे बनेगा। पिछले साल इसकी अनाउंसमेंट हुई थी और कल से इसकी शुरुआत, जहां पर संगे बुनियाद वज़ीर-ए-आज़म रखेंगे और एक्सप्रेसवे पर मरकजी सरकार इस मंसूबे पर 39,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके साथ फायदा सिर्फ जम्मू कश्मीर को या पंजाब को नहीं होने वाला है। पड़ोसी रियासत आप देखेंगे तो हरियाणा के अंदर भी तकरीबन 4 ऐसी रियासतें हैं जो जम्मू कश्मीर के आसपास है बराह रास्त, जहां पर न सिर्फ कारोबार चलेगा इस एक्सप्रेसवे से उन्हें फायदा मिलने वाला है, बल्कि सफर को भी आसान बनाने में तकरीबन 40 किलोमीटर का जब डिस्टेंस कम हो जाएगा तो जाहिर है इसमें वक्त दिल्ली से जम्मू कश्मीर पहुंचते कम होगा और 4 से 4.5 घंटे का वक्त कम कर देगा। तकरीबन जो पहले 6 से 6.5 या 7 घंटे के आसपास आपको एक्सप्रेसवे से लगेगा, सरकार का ये मानना है जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो इतना इसमें फर्क देखा जाएगा कि 4 से 4.5 घंटे तकरीबन आपका सफर जो है वो जल्दी हो जाएगा। इतना वक्त भी आपको बचेगा और डिस्टेंस जो है वो इसका 669 किलोमीटर है, लेकिन इसमें से 40 किलोमीटर लंबाई जो आपको दिल्ली से पंजाब या चंडीगढ़ से होते हुए जम्मू पहुंचते लगते हैं, एक्सप्रेसवे से 40 किलोमीटर वो कम हो जाएगा। जनाबला 4 रियासतें बशमूल यूनियन टेरिटरी को इस प्रोजेक्ट का फायदा होगा और ये माना जा रहा कि मजहबी एतबार से भी इस प्रोजेक्ट को एक बड़ी अहमियत हासिल है, क्योंकि ये दिल्ली टू अमृतसर टू कटरा ये जो पूरा कॉरिडोर आप देखेंगे तो ये मजहबी एतबार से भी काफी अहम है और इसमें जिस तरीके से एक ज़री कसीर खर्च हो रहा है, लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं कल देख रहा था तो मुझे कहीं पर भी एक सेट टाइमलाइन नहीं दिखी जनाब इस टाइमलाइन के अंदर इसको मुकम्मल करना है। शायद या तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो रिलीज आता है उसमें मिसिंग था या वाकई तौर पर इसमें कोई वाकई तौर पर टाइमलाइन नहीं है। अब ये जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस बनने जा रहा है, इससे सबसे ज्यादा फायदा जो मजहबी एतबार से आप देखेंगे तो सिख धर्म के साथ, सिख मजहब के साथ जो लोग वाबस्ता है उन्हें पता होगा कि सुल्तानपुर लोधी वो इस कॉरिडोर के जरिए से जुड़ेगा जी, गोंडीवाला साहब वो इसको जोड़ेगा, खंदूर साहब वो इसको जोड़ेगा, तरन तारन से होते हुए ये जनाब माता वैष्णो देवी के स्थापन तक जाएगा, वहां की दरगाह तक जाएगा। और इस इकोनॉमिकल कॉरिडोर और ग्रीन कॉरिडोर का फायदा अंबाला, चंडीगढ़, मोहाली और उसके साथ पटियाला, लुधियाना, जलंधर, कठुआ, सांबा, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर ये स्टेटें जो होंगी इनको बराह रास्त मिलेगा और उन एरिया से होती हुई जाएगी। और 4.5 घंटे बहुत होते हैं, अगर आपका रास्ता थ्रू होता और 4.5 घंटे आपके कम होते हैं सफर में तो आप समझ सकते हैं कि ये एक्सप्रेसवेज बनने से कितना फायदा मिल सकता है। यानी दिल्ली से अमृतसर आप 4.5 घंटे आपको कम लगेंगे और उसी तरीके से दिल्ली टू कटरा अगर आपको जाने तो 6 से 6.5 घंटे का सफर आपका जो कम हो सकता है। तो कुल मिलाकर बेहतरी की और यह कदम और कल इसका फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा है। उम्मीद करें कि यह प्रोजेक्ट जल्दी से बने और इसकी जो रफ्तार है वो तेजी के साथ हो, ऐसा ना हो जो हम श्रीनगर जम्मू को मिशारा की हालत देख रहे हैं कि उम्र खज़िर चाहिए इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा होने के लिए, ऐसा यहाँ पर ना हो। उम्मीद करें कि बहुत जल्दी हो। चलिए अब जरा वैक्सीनेशन की भी फटाफट से बात करते हैं और उसके बाद ब्रेक पे भी जाना है और मौसमी सूरत हाल और कुछ लोग पूछ रहे हैं इस वक्त फ्लाइट्स को लेकर, चूंकि ज़मीनी और फिजाई ट्रांसपोर्ट मौसमियाती तब्दीली के बीच मुतासिर हुआ है। लेकिन बात वैक्सीनेशन के प्रोग्राम की, सरकार की तरफ से कुछ आदाद शुमार दिए गए और जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के बाकी हिस्सों में भी वैक्सीनेशन का बाकायदा आगाज हुआ है और यूनियन टेरिटरी के मुख्तलिफ अजला में 20 अजला में इंतजामिया की तरफ से कल वैक्सीनेशन ड्राइव का आगाज कर दिया गया। इस बीच तकरीबन 52,000 बच्चों ने, जिनकी उम्र 15 से 18 साल तक थी, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में उन्होंने कोविड का पहला डोज जो वैक्सीन का है वो लिया है। सरकार के 27 दिसंबर के अनाउंसमेंट के बाद ये पहली पेशरफ्ती पहला दिन था। 52,000 के आसपास जो इस वक्त ओवरऑल बने हैं, लेकिन मुल्की सतह पर आप देखेंगे तो यही तादाद तकरीबन जो 15 से 18 साल तक के बच्चों की है वो पहले दिन जो रही सरकार के आदाद शुमार और मरकजी वजारत सेहत के वो 4.25 लाख तक गई है। इसमें 50,000 के करीब सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर रहे, जिन्होंने पूरी यूटी के तमाम अजला में एलजी इंतजामिया की तरफ से जब भी वैक्सीनेशन ड्राइव लॉन्च की गई तो तस्वीरें अलग अलग जगह की कल से आप देख रहे हैं। आज भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम आगे चलेगा। 822 सेंटर्स कल बताया गया कि कायम किए गए थे और 8,33,000 बच्चों को जम्मू कश्मीर में वैक्सीन लगनी है, जिनमें तकरीबन 52,000 पहले रोज कवर हो गए हैं। जम्मू के अंदर 29,784 बच्चों ने वैक्सीन ली और यही खुराक वादी कश्मीर में 22,905 बच्चों ने ली।
आप पहले मरहले को देखेंगे जहां पर 44+ वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई थी, तो उस वक्त काफी डर और खौफ का माहौल भी देखा गया था, यानी इंतजामिया अवेयर करने में थोड़ी सी नाकाम रही थी और इसलिए उसके नताइज भी कोई पहले दिन सही नजर नहीं है। लेकिन उसके मुकाबले आप दूसरे फेज में जाएंगे तो कल दिलचस्पी दिखी, वालिदैन बच्चों के साथ नजर आए और बच्चों ने भी मुस्बत पैगाम कल सेंटर्स पर पहुंचने के बाद दिया। कुल मिलाकर 822 में से बेशतर स्कूलों के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए थे और कल ही महकमा सेहत के आला हुकाम की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि गांव देहात तक सरमा के दौरान, चूंकि बर्फबारी का सिलसिला भी साथ साथ शुरू हुआ है, ऐसे में वैक्सीन हर इलाके में पहुंच पाए, इसलिए मोबाइल वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया जाएगा। एडिशनल जो सेक्रेटरी हैं महकमा हेल्थ के, उनकी तरफ से कल ये इसकी तस्दीक कर दी गई। और दूसरी बात, जिन एरियाज के अंदर वैक्सीनेशन कल हुई है, यहां पर सिर्फ महकमा सेहत की कारकर्दगी बेहतर नहीं रही, बल्कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी पूरा क्रेडिट देना होगा, जिसकी मदद से मुमकिन हो पाया है कि वैक्सीन तमाम इलाकों के अंदर बच्चों ने बिना डर और खौफ के लिए, क्योंकि सरमा के दौरान ट्यूशन क्लासेस लगनी है, सेंटर्स ओपन हुए हैं और ऐसे में एजुकेशन डिपार्टमेंट के ताउन के बिना शायद ये नामुमकिन सी बात थी कि जहां जम्मू से कश्मीर सूबे तक, अखनूर, सांबा, कठुआ, इन एरियाज में या कश्मीर के दूर दराज इलाकों में वैक्सीन हो पाती। कंसर्न्ड अथॉरिटीज यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी बच्चों को इसके लिए तैयार किया और बहुत सारे एरियाज में सेहत के शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग भी काफी ज्यादा सरगर्म नजर आए। कश्मीर के अंदर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन के विवेक भारद्वाज की तरफ से एक सरकारी स्कूल से कोठीबाग श्रीनगर से इस मुहिम का आगाज किया और जम्मू के अंदर जहां पर शुरुआत लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधीनगर से इस मुहिम की और जम्मू सूबे के अंदर 8,713 बच्चों ने 15 से 18 साल तक जिनकी कुल मिलाकर उम्र जिनकी है, उनको पहले वैक्सीनेशन के लिए जो यहां पर साइट्स पर पहुंचे थे और 160 ऐसे मकामात जहां पर वैक्सीन लग रही थी उधमपुर जिले के अंदर थे, राजौरी के अंदर भी 80 से ज्यादा और कुल मिलाकर 145 सेंटर पर 4,317 बच्चों ने कल वैक्सीन ली। जम्मू जिले के अंदर 160 साइट्स थी उधमपुर में, यहां पर भी एक बड़ी तादाद रही बच्चों की। इसी तरीके से 3353 बच्चों ने राजौरी के अंदर, 2277 बच्चों ने कठुआ जिले के अंदर, 600 से ज्यादा बच्चों ने पुंछ के अंदर, 2176 बच्चों ने रामबन के अंदर और 4200 से ज्यादा बच्चों ने 44 मकामात पर डोडा के अंदर वैक्सीन ली और 600 से ज्यादा बच्चों ने किश्तवाड़ के अंदर भी इसी तरीके से वैक्सीन ली और कश्मीर सूबे के अंदर भी 22,900+ बच्चों ने कल पहले रोज वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा बनकर इसका पहला डोज लिया। चलिए जी, यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि मौसम का मिजाज, क्योंकि बर्फबारी हुई है, हो रही है और इस बीच श्रीनगर एयरपोर्ट का हाल भी आपको बताएंगे क्या कुछ हो रहा है। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।